वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके प्लस इंडियन पॉलिटी के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से। मैंने काफ़ी वीडियो जो है वो पहले भी डाल दी है, आप चैनल पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख किया गया है? तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेसिफिक मेंशन किया गया है विलेज पंचायत का, कौन से आर्टिकल्स में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर था वो था आर्टिकल 40 जो ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका सही आंसर होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बात भी कर लेते हैं। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, स्पेशली जो एजुकेशन रिलेटेड जो आर्टिकल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 ए में क्या है कि प्रश्न इस प्रकार से बनता है पेपर में कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन जो है कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 ए में है। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी आर्टिकल 21 ए में। और एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? आरटीई की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। एजुकेशन रिलेटेड जितने भी एक्ट और आर्टिकल्स है आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। अगर पूछा जाए, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं, अगर पूछा जाए कि आर्टिकल जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। राइट टू एजुकेशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। 1 अप्रैल 2010 को जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कब था? 2009 में। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। इम्पॉर्टेंट डेट है, पेपर में पूछी जाती है। स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर हम बात करें इसके अमेंडमेंट की, तो क्या होता है कि शिक्षा को जो मौलिक अधिकार बनाया जाता है कब? 2002 में, जब 86वां संविधान संशोधन आता है जिसके तहत जो है शिक्षा को मौलिक फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा को, प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2002 में। 86th अमेंडमेंट, प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को जो है वो मौलिक अधिकार बनाया गया था? कौन से संविधान संशोधन? 86। इसको भी नोट रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 21 की, 21 ए की। और इनमें से मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, जैसे कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को किया गया है। तो इसमें इन दोनों प्रश्नों में आप लोगों ने डिफरेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि आरटीई एक्ट कब आया था? तो जब आया पूछा गया है तो 2009 में आया गया था। अगर आया, प्रश्न के जो शब्दों को ध्यान से पढ़ना, अगर ऐसा पूछा गया कि आरटीई एक्ट कब लागू किया गया था, तो 2010 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न बनता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। आर्टिकल 19 जो है इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता, प्रश्न इस प्रकार से आता है कि बोलने की स्वतंत्रता इनमें से कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 जो है इसका सही आंसर है। अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि बोलने की स्वतंत्रता किस में है, राइट टू स्पीच और एंड एक्सप्रेशन जो वो किस में है? अनुच्छेद 19 में है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, आर्टिकल 246 जो है इसमें क्या है? इसमें डिवीजन ऑफ सेंटर एंड स्टेट की पावर्स का जो है विभाजित किया गया है। सेंटर और स्टेट की, केंद्र और राज्य की सरकार, राज्य जो होते हैं इनकी की जो पावर्स होती है उनको विभाजित किया गया है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से ये प्रश्न, क्योंकि सारे ही लगभग एजुकेशन से रिलेटेड है, इसीलिए। यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। और कौन से आर्टिकल के अंडर में नियुक्त करता है? 316 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। और साथ ही सदस्यों को भी आर्टिकल 316 के तहत ही राष्ट्रपति ही यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको
नियुक्त करता है। अगर हम बात करें वर्तमान यूपीएससी अध्यक्ष की, तो वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष है। पेपर में पूछा जा सकता है, आप लोग नोट रखेंगे मनोज सोनी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मनोज सोनी जो है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और HPBED एंट्रांस में ऐसे ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि चेयरपर्सन से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। मैंने पिछली वीडियो में जहाँ पर HPBED एंट्रांस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया हुआ है, वहाँ पर जो है कौन नियुक्त करता है, कौन जो है उनको हटाता है, इससे प्रश्न काफ़ी आए हुए थे और इस बार भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि पहले तो मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1926 में। ये भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1926 में जो है यूपीएससी की स्थापना होती है और वर्तमान में जो चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। और साथ ही अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर हम ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि करंट में जो है भारत के कौन से नंबर वाले जो है चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। ध्यान रखेंगे, DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये 50वें नंबर के है। मैं ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? DY चंद्रचूड़। और ये कौन से नंबर वाले हैं? 15th नंबर वाले हैं। HPBED एंट्रांस में ये नंबर वाले कौन से नंबर वाले है, ऐसा प्रश्न जरूर बनता है एक ना एक, तो इनको भी आप लोग नोट रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही है, ओम बिरला। पेपर में पूछा जा सकता है, ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना द्वारा किसे प्रतिस्थापित किया था? किसे हटाकर जो है वहाँ पर नीति आयोग लाया गया था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग लाया गया है। आप लोगों को पता है 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना होती है, एस्टेब्लिश की जाता है। ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग कब बना था, तो 1950 में बना था। योजना आयोग कब बना था? 1950 में बना था। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो ये कब बना हुआ है? नीति आयोग बना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। जो है योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग किया जाता है। अच्छा, नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है ये भी पेपर में पूछी जा सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की फुल फॉर्म होती है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप लोग इसको भी नोट रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डेट बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये योजना आयोग की जो बताई है ये भी पेपर में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की भी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कितने जो है योजना आयोग जो क्यों बनाया गया था? 5 ईयर प्लान के लिए बनाया गया था। जो 5 ईयर प्लान आते हैं जिसमें तय किया जाता है कि देश को किस प्रकार से जो है रेवेन्यू अर्न करना है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ पे खर्च करना है, मतलब, और कहाँ से जो है वो जनरेट करना है। और योजना आयोग में ही पूरा प्लान तय किया जाता था, और कौन से जोन पर फोकस किया जाता था ये भी जो है योजना आयोग में ही, योजना आयोग के जो 5 ईयर प्लान बन के आते थे उसमें तय किया जाता था। तो आज तक 12 जो है क्या चले हुए आपके 5 ईयर प्लान चले हुए, 12 5 ईयर प्लान। और लास्ट का था 2012 से लेकर 2017 तक, क्योंकि 2015 में जो है नाम बदल दिया गया था, नीति आयोग किया गया था। तो 5 ईयर प्लान से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो जो कवर की थी जिसमें HPBED एंट्रांस एग्जाम 2022 का जो पेपर किया था उसमें 5 ईयर प्लान से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आप लोग नोट रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन ए ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान में चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है वर्तमान चेयरमैन है ह्यूमन राइट कमीशन के, तो इसको भी आप लोग नोट रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है, तो भारत में जो है सेल्फ गवर्नमेंट के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो खुद से जो है, जैसे पंचायत वगैरह में इलेक्शन होते हैं, खुद रेगुलेट करना अपने सिस्टम को, सेल्फ गवर्नमेंट का यही मतलब होता है। स्वशासन मतलब खुद शासन चलाना, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन को। अच्छा, लॉर्ड रिपन से HPBED एंट्रांस एग्जाम में और क्या प्रश्न बन सकता है कि 1882 में जो है हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1882 में हंटर आयोग आता है। और
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना जो है लॉर्ड रिपन करते हैं, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके विलियम हंटर, इसलिए इसको हंटर कमीशन कहा जाता है। और इसकी जो मेन सिफारिशें होती है जो पेपर में आती है, आपको ऑप्शंस में आएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि पेपर में कैसे आता है। कि पेपर में इस प्रकार से आता है कि जो हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी, तो हम हंटर आयोग की सिफारिशें थी टू इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन का जो लेवल है प्राथमिक शिक्षा का, उसके जो स्टेटस को है वो चेक करना इंडिया में। तो हंटर आयोग का ये सिफारिशें थी मेन, और आप लोग नोट रखेंगे, ये पेपर में आ भी सकती है। और क्या प्रश्न बनता है लॉर्ड रिपन से कि 1800 जो रेगुलर जनगणना हुई है 10-10 साल बाद जो होती थी, वो किसके शासनकाल में हुई है, वो हुई है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और पहली बार कब हुई है, 1881 में हुई है। जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग नोट रखेंगे, जनगणना की बात कर रहा हूँ, 1881 में हुई है। 1881 में किसके शासनकाल में चली थी ये, लॉर्ड रिपन के ही। 1882 में क्या आया था, हंटर आयोग आया था, जिसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी, भारत में जो प्राथमिक एजुकेशन के स्तर को जो वो स्टडी करना था, स्तर को देखना था। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न बन सकता है। और ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में क्या हुआ है, 1872 में 1872 में पहली बार जो है भारत की जनगणना की गई है। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि रेगुलर जनगणना मतलब कंटिन्यूसली 10-10 साल बाद, जैसे 1881 में हुई है एक बार, फिर 1991 में, ऐसे 10-10 साल बाद जो कंटिन्यू हुई है वो हुई है 1881 से शुरू, और लॉर्ड रिपन के समय में हुई है। और पहली बार जनगणना पूछी जाए कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई है, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में। इंपॉर्टेंट है। बाकियों की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे विनोबा भावे की। विनोबा भावे से के प्रश्न बनता है कि भूदान आंदोलन जो वो किसने चलाया था, विनोबा भावे ने चलाया था। भूदान आंदोलन क्या, जनरली जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी तो वो उन्हें दान कर दिया करते थे, जिनके पास कम ज़मीनें हुआ करती थी, ताकि जो एग्रीकल्चर में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखी जा सके। तो विनोबा भावे का ये आंदोलन था, नोट रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है ये भी कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें क्या है, विनोबा भावे जो इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की सबसे पहला जो आंदोलन था वो कौन सा था, वो था आपका चंपारण आंदोलन। कब चला था, 1917 में। महात्मा गांधी से पूछा जाता है। अच्छा, ये क्यों चला था, नील की खेती के लिए चला था, कि अंग्रेज जो है वो नील की खेती के लिए जो भारतीय किसानों को फोर्स कर रहे थे उगाने के लिए। उसके बाद 1918 में अखेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया है। पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी से भी HPBED एंट्रेंस एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, मे भी इस बार आ सकता है। 1920 में असहयोग आंदोलन चला है, और 1930 में नमक सत्याग्रह, जिसको सबनी अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, किसने चलाया है, महात्मा गांधी ने चलाया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है मैंने। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लाया गया, यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, राज लाया गया। पंचायती राज का मतलब होता है जो पंचायत में इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो किस राज्य में पूछा जा रहा है, तो राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ, नागौर में, और कब। ये सारे जो ऑप्शन है, ये सारे पेपर में प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था, नागौर में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नागौर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। नागौर जिले में पहली बार, और कब लाया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में। कब, 1959 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार जो पंचायती राज लाया गया है, कब लाया गया है, 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर जिले में, राजस्थान में। यहाँ से यही प्रश्न बनते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज की शक्तियों के मुद्दे से जुड़ा है, तो पंचायती राज के मुद्दे से कौन सा संशोधन जुड़ा है, ये है आपका 73rd अमेंडमेंट। और ये कब आया था, 1992 में आया था, 1992 में ये आया हुआ है 73rd अमेंडमेंट। और ये था क्या, आप लोग पूछेंगे कि ये क्या अमेंडमेंट किया गया था। तो ये किया गया था कि जो SC और ST की महिलाएं होती है, SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं होती हैं, इनको पंचायतों की जो सीट्स होती है इसमें आरक्षण की बात की गई थी, ऐड किया गया था कि कितनी सीटें जो है वो SC महिलाएं और ST महिलाओं के लिए जो वो पंचायती राज में जो सीट्स है वो कितनी आरक्षित होनी चाहिए, तो इसकी बात की गई थी, यही अमेंडमेंट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। कौन सा था अमेंडमेंट था ये, 73rd अमेंडमेंट था। अच्छा, आप यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे
ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो 42nd अमेंडमेंट है ये इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है अमेंडमेंट किए गए थे। और ये कब आया था, 1976 में आया था। अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट की। 42nd अमेंडमेंट की कब आया था, 1976 में आया हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा भी जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, 42nd। इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था, 3 शब्द भी जोड़े गए थे। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि संविधान संशोधन 42nd में जो है प्रस्तावना में कौन कौन से जो है शब्द जोड़े गए थे, तो कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता आप लोग नोट कर लेंगे, पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरेगा का नाम जो है, मनरेगा कब जो बदला गया, तो ये कब बदला गया था, 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। अच्छा, नरेगा कब आया था, पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है, तो कब आया था, 2 अक्टूबर 2005 को। आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, पेपर में पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 2005 को जो वो क्या आता है आपका, नरेगा आता है। और इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को जो है क्या कर दिया जाता है, मनरेगा कर दिया जाता है। अच्छा, नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जब मनरेगा बना तो क्या बन गया इसका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसका नाम बदल दिया गया था 2009 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समावेशी विकास वाक्यांश को भारत में उपयोग किया गया इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो कौन से जो 5 ईयर प्लान में यूज़ किया गया था, तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है मेनली 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें यूज की गई थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि सिमिलर ही थी, लेकिन इसमें क्या था और फास्टर, मतलब फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए क्या बताया मैंने, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मेन फोकस था। 2012 से 2017 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्या बताया मैंने, इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब कि समावेशी विकास जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मेजर फोकस था। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, ये आई थी आपकी 2007 से लेकर 2012 तक, और 2012 से लेकर 2017 तक जो आई है वो कौन सी आई है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 11वीं 2007 से 2012। और साथ में अगर मैं बात करूं 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में 10% तक जो है गरीबी को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया था, और साथ में फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का भी लक्ष्य रखा गया था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन को जो है पहला भारत रत्न दिया गया है। और इनके साथ में 3 और थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। एक थे आपके सीवी रमन, 1954 में ही इन सभी को जो है भारत रत्न दिया गया था। आप लोगों ने ऐसे भी याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था, 1954 में। और साथ ही और कौन कौन से थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 में, सीवी रमन को दिया गया था और सी गोपालाचारी को भी दिया गया था। आप लोग नोट रखेंगे इसको भी। और ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे ये पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और साथ ही जो दूसरे नंबर के ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। मतलब पहले ये उपराष्ट्रपति बने थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, लेकिन सेकंड नंबर पे जो उपराष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन ही बने थे। 1954 में इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, पहला भारतीय जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और इनके साथ में 2 और बताए मैंने, ये टोटल मतलब 3 थे, सीवी रमन और साथ में सी गोपालाचारी। तो उम्मीद है आप लोग इसे नोट रखेंगे। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो कौन थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिए गए थे, 1913 में दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात कर रहा हूँ, 1913, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज दिया गया था, कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। पेपर में प्रश्न बनता है कि भारत का पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट रख लेंगे। और पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट रखेंगे। और अगर हम बात करें सीवी रमन की, तो सीवी रमन को भी जो है ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कौन से क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब कि फिजिक्स में जो है सीवी रमन को क्या मिला है आपका, माफी चाहूंगा यहाँ पर, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। सीवी रमन को कौन सा पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, 1930 में मिला है। किसके लिए मिला है, कौन से क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। काफी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, काफी कुछ प्रश्न बन सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, सोर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जो है सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। अच्छा, आप लोग ऑप्शन ए देख पा रहे होंगे, कोसी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मतलब सोर ऑफ बिहार। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको आप नोट करते रहेंगे। हम सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो पेपर में है यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम बात करें हुगली नदी की, तो पेपर में प्रश्न ये बनता है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। फरक्का बांध जो वो कौन सी नदी पर है, फरक्का बांध कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है। कहाँ है, कोलकाता में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, तो अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 मीटर जो किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है गंगा नदी की, पेपर में पूछी जा सकती है। और सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर ही बना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, जो ये डेज है इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक हुआ पुरस्कार और एक हुआ जो ये डेज होते हैं। तो ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये बनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, बाकी की अगर हम बात करें, एक तो आता है आपका कि UN डे कब बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब, 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन डे का बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, एक और आता है आपका कि 7 अप्रैल को जो है क्या बनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या बनाया जाता है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे का बनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये भी HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, मतलब सबसे लंबी सीमा जो है भारत के साथ किस देश की लगती है, भारत के साथ लगती है बांग्लादेश की सीमा। सबसे ज़्यादा सीमा, लंबी सीमा जो है भारत के साथ बांग्लादेश की है, उसके बाद चाइना की है और उसके बाद पाकिस्तान की है। तो भारत के साथ जो सीमाएं लगती है कितने देशों की लगती है, 7 देशों की लगती है। कौन कौन से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान और म्यांमार, ये जो 7 देश है इनकी सीमाएं लगती है भारत के साथ। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि मैकमोहन रेखा जो वो किन के बीच में है, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। प्रश्न एक और बनता है कि रेड क्लिफ जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा वो किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ हुई आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ में कितनी, 4000 के करीब जो है, किलोमीटर के करीब जो है भारत के साथ में सीमा लगती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का आखिरी प्रश्न भी है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो जो मेक इन इंडिया जो स्कीम चली हुई है, इसका जो चिन्ह है, जो इसका प्रतीक है वो कौन है, शेर है। ऑप्शन ए आप लोग देख पा रहे होंगे, शेर के बीच में लिखा होता है मेक इन इंडिया। आप लोगों ने कहीं ऑब्जर्व किया होगा जरूर। मेक इन इंडिया का क्या चिन्ह है, क्या प्रतीक है, शेर है। और शेर के बीच में जो है ऐसे बनाया होता है इसका लोगो, और उसके बीच में लिखा होता है मेक इन इंडिया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।